हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी सेकेंड ईयर के एक खास वीडियो में। खास इसलिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, एक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का, ये पढ़ना आप लोग को ज़रूरी है। प्रश्न आपको समझना है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, यानी आंतरीय अवरोध क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रबंध, सब चीज़ हमको बताना है। कह रहा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। माय डियर, इसके सिम्टम्स, इसके डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, कॉज, सब चीज़ हमको बताना है। और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई होता है। ठीक है, देखिए आपको एक वर्ड आ रहा है आंतरीय अवरोध। आंतरीय अवरोध का मतलब होता है आंत में अवरोध होना, रुकावट आना। ठीक है, आंतरीय अवरोध यह एक असमान स्थिति है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पता है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, विकार के बारे में। ठीक है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। यह MSN 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, यह कौन सा है, MSN 1 का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, अब यही प्रश्न आपको चाइल्ड हेल्थ में भी जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो चाइल्ड हेल्थ में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हम यहाँ पढ़ लेंगे तो एक ही क्वेश्चन को सब लोग पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो नहीं ज़रूरत है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, कहता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। माय डियर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है आंत में रुकावट, आंत में अवरोध आना, मतलब रुकावट आना। यह एक असमान स्थिति है। जब ऐसा किसी व्यक्ति में होता है कि उसका छोटी आंत या बड़ी आंत किसी में अगर रुकावट आने लगता है, अवरोध होने लगता है, तो उस स्थिति को असमान स्थिति कहते हैं। वह समान नहीं होता है। ठीक है, जिसमें आंतरीय मार्ग मतलब आंत के कोई भी मार्ग आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। ठीक है, एवं पाचन पदार्थ प्रवाह जो है अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, गैस पाचन, ठीक है, तरल जो है अवरुद्ध हो जाता है आपके आंत के द्वारा आगे जाने में। ठीक है, जैसे आपको बता दें, आप लोग देखते होइएगा बहुत सारे सिचुएशन में कहा जाता है कि आंत फंस गया है। ठीक है, तो आंत फंसने से भी जो है आपके क्या हो, मान गए कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, बहुत अपने शरीर को हिला डुला के इधर से उधर एकदम कर लेता है, तो उस स्थिति में आंत जो है अगर अपने जगह से हट जाएगा तो वह आंत आपस में फंस जाता है, उलझ जाता है, जिससे वह क्या होता है, आपको वहाँ पे रस्सी टाइप के जो है बंधन लग जाता है, फंस जाता है और उसमें रुकावट आने लगता है। ठीक है, क्योंकि हमारा आंत बिल्कुल एक नली है। ठीक है, नली है, उस नली में अगर मान गए रुकावट आएगा किसी न किसी कारण से, चाहे वो आंत आपस में उलझ जाए, फंस जाए, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ का उसमें जो है अननेसेसरी चीज़ जाकर उसमें बैठ जाए, फंस जाए। ठीक है, तो ये सब कारण जो है क्या होता है, आपको इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होने का होता है। ठीक है, कोई मोटा पदार्थ हम निकल गए, जैसे प्लास्टिक तो गलता नहीं है। अब प्लास्टिक निकल जाने के बाद क्या होगा कि वो हमारे पेट के जरिए आंत में ही जाएगा। अब आंत में जाएगा, आंत में मान गए फंस जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे रुकावट पैदा करने लगेगा। तो यही इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अवरुद्ध होता है। अब जब आंत आपका अवरुद्ध हो जाएगा, आंत का कोई भी भाग जो है अवरुद्ध हो जाएगा, रुकावट आ जाएगा, तो आगे आपको जो है आपके पाचन पदार्थ को आगे नहीं भेजेगा, चाहे वो तरल हो, चाहे कोई भोजन हो। ठीक है, या फिर गैस के रूप में जो बाहर निकलता है हम लोग को हवा, वो हवा को भी नहीं निकलने देगा, क्योंकि पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो सकता है या हल्का फल्का भी अवरुद्ध हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है कंडीशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, चीज़ें को समझ गए। अब जब कोई चीज़ में अवरुद्ध आ जाए, रुकावट आ जाए, एक नली में कोई चीज़ फंस जाए, तो वह नली के द्वारा आगे कोई पदार्थ नहीं जा पाएगा। सेम सिचुएशन जो है आपके ये आंत के में भी होता है कि अगर आंत में कोई अवरुद्ध हो जाए किसी भी कारण से, कारण आगे देखेंगे, तो आंत में अवरुद्ध आने से, आंत के मार्ग में अवरुद्ध आने से यह आंशिक या तो थोड़ा मोड़ा भी अवरुद्ध हो सकता है, या कंप्लीट रूप से भी जो है यह जाम हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है, दोनों कंडीशन है। ठीक है,
थोड़ा मोड़ा अगर आंशिक रूप से अवरुद्ध होगा तो इसमें आप जो है थोड़ा मोड़ा कोशिश करके दवाई वगैरह हो या थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट रूप से अगर आपका आंत अगर फंस जाता है या किसी और कारण से कंप्लीट रूप से आंत आपका फंस जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, पदार्थ जो है जो भोजन वाला पदार्थ है आगे नहीं जा पाता है, तो यही क्या होता है, आपका सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी करके आंत को सही करना पड़ता है। ठीक है, तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि अब ये जो आंत जो हो आंत में जो अवरुद्ध होगा, छोटी आंत में भी हो सकता है, बड़ी आंत में भी होगा। अगर मानिए छोटी आंत में अवरुद्ध अगर हो जाता है तो छोटी आंत में चूँकि हमारे पेट से हल्का फल्का पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में अवरुद्ध हो जाएगा तो आपके जो पाचन पदार्थ है वह आमाशय से छोटी आंत में तो जाएगा तो, लेकिन छोटी आंत में जहाँ जिस जगह पर अवरुद्ध रहेगा वहाँ जाकर रुक जाएगा, यानी उससे आगे नहीं जा पाएगा, आंत के मार्ग में अवरुद्ध हो जाएगा। अब मान के छोटी आंत ठीक है, लेकिन बड़ी आंत जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है, जाम हो गया है, तो छोटी आंत तक आपका भोजन जाएगा, बड़ी आंत तक भी जहाँ तक अवरुद्ध नहीं है वहाँ तक जाएगा, और जहाँ अवरुद्ध है वहाँ पे जाके रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आप खाते जाएंगे और भोजन पचने के बाद आंत में ही जाता है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में, और इस कंडीशन में आप खाते जाएंगे और आपका भोजन आगे नहीं जा पाएगा अवरुद्ध के कारण, तो वही जो है आंत फट जाता है, समझ गए, जिससे व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है। तो ये जो है यही हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। अब कारण में देखिए यह किस कारण से हो सकता है, ठीक है ना, यह किन कारणों से मैंने आपको पहले ही बता दिया। आंतरीय अवरोध अब यहाँ पे ये नहीं करा है कि बड़ी आंत में कि छोटी आंत में, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि यह छोटी या बड़ी आंत किसी में भी हो सकता है, आंत में रुकावट। ठीक है, जाहिर सी बातें हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं तो देख लीजिए, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपको कोलीसाइटिस होता है। ठीक है, बड़ी आंत में संक्रमण भी कारण बन सकता है। ठीक है, हर्निया भी इसका कारण हो सकता है, समझ गए ना। हर्निया चूँकि मान गए आपके बॉडी में अगर हर्निया बढ़ जाता है तो वह आंतों पर प्रेशर डालेगा, आंत को दबा देगा। अब जब आंत को दबा देगा तो क्या होगा कि आगे भोजन जो है नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होता। मानिए ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इस पाइप के द्वारा हम कोई चीज़ भेज रहे हैं, लेकिन हम इधर साइड और इधर दोनों को आपस में दबा देंगे, चाहे इधर से कोई चीज़ प्रेशर मार के इसे जो है इधर दबा देंगे तो इधर के भोजन इसमें जा पाएगा, क्योंकि दबने से यह सट जाएगा इसमें, तो भोजन तो आगे जा नहीं पाएगा। तो ही हर्निया में होता है कि हर्निया का कोई अंग जो है अपने जगह से हट के आंत पर दबाव डाल देगा, तो ये भी कारण पड़ेगा। मोटा पदार्थ निगल लेना, जैसे सिक्का, साबुत फल आदि। अब कुछ आप ऐसे पदार्थ निगल लेते हैं जो बिल्कुल पचने वाला हो ही नहीं, हमारे आमाशय में जाने के बाद वो पचता ही नहीं हो, जैसे सिक्का, साबुत फल सीधा गटक लिए अंदर सौंसे, ठीक है ना, सीधा के सीधा। तो यह मोटा पदार्थ निगलने से भी जो है आपके आंत में जाके फंस सकता है। कोई ऐसा कैंसर जैसे कोलोन कैंसर होता है, ठीक है, आमाशय का कैंसर होता है, तो ये सब जो है कैंसर भी कारण बन सकता है आपके ये होने का। इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस मतलब आंतरीय संकुचन। अब आंत में किसी कारण से मान गए उसमें संकुचन आ गया है, स्टेनोसिस आ गया है, सिकुड़ना आ गया है, तो उस स्थिति में भी जो है आपके यह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पेरिटोनियम का पर्दा पेरिटोनाइटिस होता है, आंत का एक भाग दूसरे भाग में प्रवेश करना, यानी आंत जो है आपका वह कोलैप्स कर जाएगा, एक आंत दूसरे भाग में जो है प्रवेश कर जाएगा आंत का। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो है आपके ये चीज़ें होते हैं। तो ये सब कारण है, कुछ ज़्यादा कारण है नहीं। बड़ी आंत में संक्रमण हो सकता है, हर्निया हो सकता है, मोटा पदार्थ निगल लेना हो सकता है जैसे सिक्का, साबुत फल, कैंसर हो सकता है आंतों का। ठीक है, इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस हो सकता है मतलब आंतों में संकुचन होना। ठीक है, पेरिटोनियल का पर्दा आंतों का एक भाग जो है दूसरे भाग में चला जाएगा, तो यह भी कारण हो सकता है। ठीक है, आंतों में चोट लगना, गंभीर चोट लगना भी ये कारण हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें है आपको कारण याद रखना है। ठीक है, बस कुछ कारण है नहीं, आप देख लीजिए आपके सामने में है कि क्या क्या कारण, यही कारण तो दिया गया है, याद रखिए।
लक्षण, अब इसका सिम्टम्स देखेंगे। कोई भी बीमारी के जब हम कारण देखते हैं तो उसका सिम्टम्स जरूर देखते हैं। सिम्टम्स में पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, जाहिर सी बातें हैं आपके आंत में कोई चीज़ फंस जाएगा और भोजन आपका जो है आगे नहीं जा पाएगा उससे, तो दर्द होगा ही होगा पेट में। पेट में करापन, टेंडरनेस भी लगेगा, टाइट रहेगा पेट एकदम फूला हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं, वो भोजन आगे जा ही नहीं रहा है आंत के वहाँ से, तो जमा होगा वहीं पर, तो आंत में करापन, टाइटनेस तो लगेगा ही लगेगा। पेट फूल जाना, वही चीज़ें हैं, पेट में अफरा, पेट फूलेगा क्योंकि हवा बाहर प्रवेश ही नहीं करेगा, तो जो है फ्लूटेंस या अफरा बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। उधर वायु, जी मत चलना, उल्टी होना, नौसिया एवं वोमिटिंग भी होगा, बिल्कुल सही है। मल त्याग न कर पाना, नो स्टूल पासिंग, मल भी आप जो है नहीं त्याग पाएंगे, ठीक है। कब्ज होगा, धड़कन बढ़ जाएगा, वजन घटने लगेगा, निर्जलीकरण, शरीर में जल की मात्रा कम जाएगा और बेचैनी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन है। समझिए कि अगर आंत किसी का अगर फंस जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो उसमें क्या क्या होगा। चूँकि आंत क्या क्या फंक्शन करता है, तो जैसे ही आंत में आपके रुकावट आएगा तो वो सारे फंक्शन आपके रुक जाएंगे जो आंत करता है, ठीक है। तो आंत क्या करता है, जल के अब्जॉर्प्शन करता है, पाचन के क्रिया करता है, ठीक है, गैस को बाहर निकालता है, बहुत सारे काम कर, मल को त्यागने में भूमिका निभाता है। तो आपको छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के फंक्शन के हिसाब से इसके लक्षण को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यह दोनों में हो सकता है, छोटी या बड़ी दोनों में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसलिए दोनों के हिसाब से लक्षण को आपको लिख देना है, ठीक है, आपके सामने में है। अब जब आप बाथरूम नहीं त्याग पाएंगे, आपका गैस नहीं निकल पाएगा, धड़कन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वजन घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप भोजन कर नहीं पाइएगा सही से, निर्जलीकरण होगा और बेचैनी होने लगेगा। तो ये सब कुछ लक्षण है, ओके। अब इसके डायग्नोसिस, निदान में क्या होता है, तो निदान में हिस्ट्री लेते हैं कि पहले से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल का शारीरिक जांच किया जाता है, पेट का एक्सरे करवाते हैं, यूएसजी कराते हैं, लेप्रोस्कोपी करवाते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करवाते हैं, इंडोस्कोपी करवाते हैं, ठीक है। तो यह सब जो है हमारा जाँच होता है, ठीक है। ये सब जाँच जो है आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिग्मोइडोस्कोपी, इंडोस्कोपी भी लिख दीजिएगा, ठीक है। एमआरआई, सीटी स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल एक्सरे, शारीरिक जांच और इतिहास लेना। तो ये सारे चीज़ें जांच में जितना हो सके आप लोग लिख दीजिएगा डायग्नोसिस में, ठीक है। रही बात जटिलता की, तो अगर कोई व्यक्ति इसका इलाज नहीं करवाता है, नहीं ध्यान देता है, तो यह इंटेस्टाइनल क्या जटिलता लाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन देख लीजिए। आंतों की रक्त सप्लाई कम, अब मान गए बहुत दिनों से आंत फंसा हुआ है, आंत में रुकावट है, तो आंतों को तो ब्लड चाहिए संकुचन करने के लिए, तो आंतों में ब्लड सप्लाई कम जाएगा। अगर मान गए आंत आपस में फंस गया है, उसमें जो है बंधन लग गया है, इस कारण से तो बंधन लग गया है, तो ब्लड की सप्लाई वो बंधन वाला जगह पर रुक जाएगा, या फिर जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई कब होता है, जब हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, वहाँ पे चलन हमेशा रहेगा, तब तो ब्लड न मिलेगा ना। पेरिटोनाइटिस होगा, पेरिटोनियम का पर्दा, ठीक है। आंतरीय ऊतक नष्ट होगा, इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस, यानी ऊतक जो है आपका क्षतिग्रस्त होने लगेगा आंत का, और आंत जो है आपका फट भी सकता है और लास्ट में मृत्यु भी हो सकता है इस कारण से, ठीक है। तो ये सब कुछ जटिलता है, ये जटिलता को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए। अब मेडिकल प्रबंध क्या होगा, मान गए अगर कोई संक्रमण के कारण ऐसा सिचुएशन बन रहा है हल्का फल्का अवरुद्ध होने का, तो उसके लिए हम लोग देते हैं एंटीबायोटिक, जिसमें पिपरासिलिन होता है और एमिकासिन होता है, और सारे एंटीबायोटिक हो सकता है। अगर पेट में दर्द है, तनाव है, पेट में करापन लग रहा है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग लक्षण में देखे हैं कि दर्द भी होता है। बावल के डीकम्प्रेस करते हैं, डीकम्प्रेस के मतलब दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं कि शायद अगर कोई चीज़ वहाँ पे अटका हो, फंसा हो, तो वह बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए उसे डीकम्प्रेस करते हैं।
लेकिन अगर आंत फंस गया होगा अगर, तो कितना भी कंप्रेस कीजिएगा तो वो सही नहीं होगा बिना सर्जरी के। लेकिन कोई चीज़ अगर फंसा हो, अटका हो उसमें, तो डीकम्प्रेस करने से वह अपने जगह से हट जाता है और यह ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति के शरीर से निर्जलीकरण होने लगता है। अभी ऊपर देखे हैं लक्षण में। वोमिटिंग रोकने हेतु राइस ट्यूब की सहायता से गैस्ट्रिक कंटेंट्स का ड्रेनेज किया जाता है। अब वोमिटिंग ना हो इसके लिए जो भी खाद्य पदार्थ अंदर है उसको राइस ट्यूब निकाल कर उसे जो है गैस्ट्रिक कंटेंट का ड्रेनेज करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यह सब जो है मेडिकल प्रबंध हो गया। चिकित्सीय प्रबंध में कुछ खास है नहीं। छठा में है रोगी को एनपीओ रखा जाता है, मतलब मुंह के द्वारा कोई भोजन जो है न दिया जाता है। नील पर ओरली, मुंह के द्वारा भोजन नहीं दिया जाता है। इसमें पेशेंट को जब किसी का आंत में अवरुद्ध हो जाता है तो फिर पेशेंट को जो है गैस्ट्रोटोमी या कोलोस्टोमी करके पेशेंट को जो है ट्यूब फीडिंग दिया जाता है, तरल वगैरह। ठीक है, पोषण मुंह से नहीं दिया जाता है, क्योंकि मुंह से चावल रोटी खाएगा तो जाकर जमा होगा, फिर वहीं पर इकट्ठा होगा और वह आगे नहीं जाने देगा, इसलिए तरल चीज़ें देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये सब हो गया कुछ चिकित्सीय प्रबंध। ठीक है ना, अब आता है सर्जिकल प्रबंध। तो माय डियर, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सर्जरी द्वारा जो भी अवरुद्ध वाला पार्ट है आंत के, उसको हटाकर शेष भाग को जोड़ दिया जाता है। और ये सर्जरी लेप्रोटोमी सर्जरी में होता है, जिसमें पेट में एक चीरा लगाया जाता है और पेट में चीरा लगा के आंतों को जो है, जो भाग अवरुद्ध है उस भाग को हटा दिया जाता है और बाकी भाग, सही भाग को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दूसरा सर्जरी है इलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी किया जाता है। कोलोस्टोमी इसलिए कि मान गए जब तक अवरुद्ध भाग है तब तक तो व्यक्ति को भोजन चाहिए, तो भोजन के नाम पर हम भोजन तो मुंह से नहीं देते हैं, लेकिन तरल पदार्थ जो है हम लोग लगातार देते रहते हैं, जिससे शरीर का बैलेंस मजबूती बना रहे। तो इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी यह दो जो है, इलियोस्टोमी डायरेक्ट जो है इलियम में भेजता है पोषण को, और कोलोस्टोमी जो है आपके अमाशय से लेकर आंतों में भेजता है पोषण को। तो ये जो है आपको दोनों सर्जरी सहायक सर्जरी है, लेकिन ये वाला सर्जरी है जो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट को हटाया जाता है, या इसमें लेप्रोटोमी करके। ठीक है, लेप्रोटोमी क्या होता है पता है ना, पढ़ा चुके हैं कि पेट पर एक चीरा लगाया जाता है और वो चीरा का मकसद होता है कि उपचार या निदान के तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मली पेट पर चीरा लगाना ही लेप्रोटोमी कहलाता है। समझ गए चीज़ों को? तो यही लेप्रोटोमी के द्वारा जो आंत में फंसा हुआ भाग है उसको काट कर हटा दिया जाता है और बाकी भाग को जोड़ दिया जाता है। यही हमारा सर्जिकल प्रबंध हो गया। ठीक है, और यह दोनों तो पोषण वोषण कराने के लिए या मल को बाहर निकालने के लिए जो है ये दोनों सर्जरी किया जाता है। ठीक है, कोलोस्टोमी भी पढ़ा चुके हैं, इसमें क्या होता है पता है। इलियोस्टोमी भी क्या होता है पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब। ठीक है, तो यही आपका हो गया सर्जिकल प्रबंध, सर्जरी वाला। ठीक है, अब आती है बात कि सर्जिकल रोगी का नर्सिंग प्रबंध। अब मैं यहाँ पे आपको नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊँगा चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको समझिए कि पेशेंट का लेप्रोटोमी हुआ है, आंतों का पेट का सर्जरी होकर आंतों को जो है काट कर हटाया गया है और जोड़ा गया है, या फिर कोलोस्टोमी भी हो सकता है, इलियोस्टोमी भी हो सकता है। तो इलियोस्टोमी का मतलब है कि छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग है उसमें सर्जरी। ठीक है, कोलोस्टोमी का मतलब है कि कोलोन का सर्जरी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद सर्जिकल हुआ है पेशेंट को, तो मैं आपको पहले से भी बता रहा हूँ कि सर्जिकल वाले के सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद का देखभाल कैसे करेंगे आपको लिखना है। मैं बहुत बार जो है यही बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश टोटल हो गया। ओके, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।